1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। अब क्या करूं? आप कहेंगे कल भी मैं जहां पर खड़ा हुआ पाया गया था, आज भी वहीं पर खड़ा हूं। 2 दिनों से दरअसल इंडिया बिजनेस की पूरी टीम मुझे किचन के अंदर बंद कर दे रही है। उसका यह कहना है कि आप किचन की तस्वीर के साथ साथ तासीर भी आम जनता को समझाएं। यहां पर देखिए, कल जब मैं यहां पर खड़ा था, यहां फल रखा हुआ था, कुछ सब्जियां रखी हुई थी, लेकिन फल सब्जी तो मैसर नहीं हो रहा। चलिए, जो कुछ भी मिल रहा है उसी की बात कर लेंगे। रोटी, यानी गेहूं से बने हुआ आटा, आटे से बनी हुई रोटी, ये लगातार कम होती जा रही है। इसके अलावा जो अनाज है यहां इस किचन के स्लैब पर रखे हुए, लगातार महंगे क्यों होते जा रहे हैं? दरअसल कभी खट्टा तो कभी मीठा एहसास आपको रोजाना सरकार के बयानों से होता होगा। चीनी का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं की बम्पर पैदावार हो रही है। ऐसी खबरों को सुनकर आपको भी थोड़ा सुकून मिलता होगा कि अब तो आटा, दाल, आलू सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगले ही दिन बढ़ती हुई महंगाई के आंकड़े आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। दरअसल दाल और रोटी के आंकड़ों की आंच पर सरकार और बिचौलिए अपनी रोटी सेक रहे हैं। वहीं आप और हम, यानी आम आदमी, दाल रोटी का गणित बिठाने में इस कदर व्यस्त है कि आंकड़ों के खेल को समझने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं। लेकिन अगर आप ये पूरा गणित हल करना चाहते हैं तो दिल थामकर अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और इस गणित को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे 2 खास मेहमान, आर्थिक मामलों के जानकार श्रीराम खन्ना और किसान नेता कृष्णवीर चौधरी। ठीक मेरे दाईं तरफ दोनों ही खास मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। ये दोनों ही मेहमान हमें बताएंगे कि दाल रोटी के गणित में किसान और आम आदमी कैसे मोहरा बना हुआ है, और ऐसा वैसा मोहरा नहीं बल्कि पिटता नजर आ रहा मोहरा, और बिचौलिए आपकी गाढ़ी कमाई पर किस तरह से चांदी काट रहे हैं। चलिए थोड़ी राहत की खबर से बात शुरू करते हैं। जो ये मौजूदा साल है, साल 2010, खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिहाज से बेहतर, अच्छा माना जा रहा है। लेकिन गेहूं और चावल की बम्पर पैदावार के बावजूद जरूरी चीजों के दाम जमीन पर आने का नाम नहीं ले रहे। आज भी महंगाई की गाड़ी उसी रफ्तार से भाग रही है जिस रफ्तार से आज से चंद दिनों पहले या चंद हफ्ते पहले, महीने या साल पहले भागा करती थी। कोई तब्दीली नहीं है। सरकारी आंकड़ों की माने तो देश में किसी भी तरह की खाद्य समस्या नहीं है, लेकिन अगर महंगाई के सरकारी आंकड़ों पर गौर किया जाए तो खाद्य पदार्थों की महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। महंगाई रोकने की सरकार की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। खुदरा बाजार में दालों की कीमत में उछाल आना शुरू हो गया है, जबकि खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 20 मार्च को खत्म हफ्ते में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर 16.35% हो गई है। इससे पहले हफ्ते में महंगाई दर 16.22% थी। मौजूदा साल में गेहूं उत्पादन के अनुमान को 8.2 करोड़ टन से बढ़ाकर 8.28 करोड़ टन कर दिया गया है। वहीं चावल की पैदावार भी बम्पर होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में इस साल 87.56 मिलियन टन चावल उत्पादन की संभावना है। फिलहाल सरकार के पास सामान्य स्तर से 4 गुना ज्यादा, करीब 1.5 करोड़ टन का गेहूं का भंडार है। वहीं चावल भंडार 2.5 करोड़ टन के करीब है। वहीं दालों की बात की जाए तो देश में दालों का उत्पादन 14.57 करोड़ टन से बढ़कर 14.74 करोड़ टन होने का अनुमान है।
बम्पर उत्पादन के साथ ही पिछला भारी भरकम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक होने के बावजूद खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सरकार देश की जरूरतों को दरकिनार करते हुए गेहूं चावल का विदेशों में एक्सपोर्ट करने का मन बना रही है। अगर ऐसा होता है तो देश में खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतें बढ़ने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। बिजनेस डेस्क इंडिया न्यूज। अगर सही नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए तो मैं इस वक्त एक किचन में नहीं बल्कि एक रेस ट्रैक पर खड़ा हूं। इस रेस ट्रैक पर मेरे जैसा आम आदमी बहुत पिछड़ चुका है और आलू, प्याज, दाल, चावल, गेहूं, आटा, ये सब कुछ इस रेस ट्रैक पर एक दूसरे से कीमतों के लिहाज से मुकाबला कर रहा है कि आज मैं आगे हूं, कल तू आगे होगा। लेकिन इस रेस ट्रैक पर एक आम आदमी पिछड़ क्यों गया? श्रीराम खन्ना बेहतर बताएंगे, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। खन्ना जी, मुझे सबसे पहले यह बताइए, सरकार कहती है कि देश के गोदाम 1.5 करोड़ टन गेहूं और 2.5 करोड़ टन चावल से लबालब भरे पड़े हुए हैं, आटे पड़े हुए हैं। मेरा सवाल यह है, तो फिर देश का वो कौन सा डिलीवरी सिस्टम है कि इन खाद्यान्नों की पहुंच देश के गरीब तबके तक या मध्यम वर्ग तक नहीं हो पा रही है? देखिए, जो सरकारी अनाज है जो गवर्नमेंट ने खरीदा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या उसकी एजेंसीज इकट्ठा करती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को एलोकेट किया जाता है ज्यादातर। और स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑफटेक करती हैं, पैसा जमा करके माल उठाती हैं और वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो आम आदमी तक पहुंचेगा। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो छोटे व्यापारी हैं उनको डायरेक्टली ज्यादातर माल नहीं बेचती है। इस कारण से इसमें जो तंत्र बना हुआ है पीडीएस सिस्टम का और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। और मांग है गरीब आदमी के लिए बीपीएल कार्ड्स के अगेंस्ट, जो सब्सिडाइज्ड दाम पर बिकता है गेहूं, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी कार्यकुशलता नहीं है। यही कारण है कि देश में अनाज होते हुए भी गरीब को अनाज नहीं मिल रहा है। कृष्णवीर चौधरी किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आवाज किसानों के लिए उठाते चले आ रहे हैं। कृष्णवीर चौधरी का पिछले कई दिनों से ये कहना था कि भाई एक आम किसान के गले पर इस तरह से हाथ इन चंद बिचौलियों के पड़ चुके हैं कि उसे सांस तक लेना दूभर हो रहा है। कृष्णवीर जी, ये बताइए, सरकार का यह मानना है कि रबी सीजन में इस दौरान 85 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होगा। तिलहन के उत्पादन करीब 15 लाख टन की बढ़ोतरी होगी। चीनी की बात करें 2009-2010 में 1 करोड़ 60 लाख टन रहने का अनुमान है। पिछले साल की तुलना में करीब 10 लाख टन माफ कीजिएगा ज्यादा। ये बताइए, रबी का क्या ये उत्पादन आपको लगता है कि महंगाई के इस दानव का मुंह थोड़ा छोटा कर पाएगा? देखिए, किसान सिर्फ पैदा करने के लिए जिम्मेदार है और पैदावार में जो इजाफा सरकार ने बताया है देश के सामने, ये हकीकत है कि गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा है, धान की फसल बहुत बढ़िया रहेगी, और जहां तक चीनी की बात है, चीनी का उत्पादन भी बढ़ा है क्योंकि गन्ने की जो उत्पादकता थी वो बढ़िया रही और शुगर रिकवरी भी अच्छी रही है। ये तो है हकीकत। लेकिन जब आप महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई में किसान तो एक तरफ कर दिया जाता है। महंगाई उन ताकतों के हवाले है जो बाजार की ताकतें हैं। अभी खन्ना जी कह रहे थे कौन सी वो ताकत है, वो बताइए आप मुझे। बड़े कारपोरेट सेक्टर अब दाल, फल, सब्जी और तमाम आटा तक बेचने के लिए अपना शॉपिंग मॉल और बड़े बाजारों पर आ गए हैं। उन्होंने उस तरह से इस बाजार को अपने कब्जे में लेने शुरू कर दिया है जैसा कि विकसित देशों में हो रहा था। जहां तक सब्सिडाइज गेहूं की बात कर रहे थे, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो बीपीएल कार्ड के लोगों को बंटने की बात है। जी। फ्लोर मिलों को भी गेहूं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। फिर क्या बात है कि फ्लोर मिलें अपना आटा बाजार में मनमाने दाम पर लूट मचाने पर लगी। अब यहां से सवाल यह पैदा हो जाता है, जैसा कि कृष्णवीर चौधरी का यह कहना था कि पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है। एक बात, अर्थशास्त्र यह कहता है कि महंगाई तब बढ़ती है जब डिमांड और सप्लाई का समायोजन यानी बैलेंस बिगड़ जाता है, इसमें इम्बैलेंस नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके
अर्थशास्त्र के सिद्धांत को भी मौजूदा महंगाई आखिर ठेंगा क्यों दिखा रही है, एक बात। दूसरी बात ये, केंद्र सरकार राज्य सरकार के सिर, राज्य सरकार केंद्र सरकार के सिर आखिर कब तक ठीकरा फोड़ते रहेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात ये, अगर वाकई में कॉर्पोरेटर्स की, रिटेलर्स की लॉबी है तो फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि रिटेलर्स की लॉबी से कहीं ज्यादा महंगाई का जिम्मेदार किसानी का रकबा घट जाना है। वाकई में अगर रकबा घट रहा है तो क्यों बार बार सिर्फ एक ही दावे किए जाते हैं कि देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है, कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ ये बात क्या सिर्फ बयानों तक ही सीमित होकर के रह गई है? दोनों ही खास मेहमानों से जवाब ढूंढेंगे ब्रेक के बाद। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से कई बार सुना होगा कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन मौजूदा हालात में आम आदमी को आसानी से दाल रोटी भी मयस्सर नहीं है। अब तो जैसे ये चलन हो गया है कि दाल रोटी का गणित बनाओ और मोटा मुनाफा कमाओ। जी हां, कहावतें, मुहावरे सब बदलते जा रहे हैं। आप तो 26 रुपए किलो आटा खरीद रहे होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, इतनी कि स्टॉक करने की भी जगह नहीं बची है। महंगाई से आप पस्त हैं और खबरों में बार बार सुनते होंगे कि सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम रही है, लेकिन बात उल्टी है। सरकार महंगाई रोकने में नाकाम हुई है, ये कहने की जगह कहना चाहिए कि सरकार की वजह से ही महंगाई बढ़ी है। ये सरकार ही है जो अपने बयान से देश में महंगाई बढ़ा सकती है और जो बम्पर पैदावार होने के बावजूद भी गेहूं की कीमत को आम आदमी की पहुंच से दूर कर सकती है। फिर बेशक लाखों टन गेहूं सरकारी गोदामों में सड़ ही क्यों न जाए, लेकिन आम आदमी को आसानी से रोटी नसीब न हो। अभी कुछ दिन पहले के सरकारी बयानों पर अगर गौर करें तो सरकार ने कहा था कि चालू रबी सीजन में गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी और पहले से देश में मौजूद स्टॉक का असर गेहूं की कीमतों पर रहेगा, यानी किसान को और कम कीमत में अपना गेहूं बेचना होगा। पवार के मंत्रालय की ओर से जारी इस साल के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक चालू रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन 802.8 लाख टन रह सकता है, जबकि साल 2008-09 में उत्पादन 806.8 लाख टन रहा था। 1 फरवरी तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय पूल में 206.33 लाख टन गेहूं का स्टॉक बचा है। तय मानकों के हिसाब से 1 अप्रैल को केंद्रीय पूल में 40 लाख टन गेहूं का स्टॉक होना चाहिए, यानी जरूरत से 166 लाख टन ज्यादा गेहूं। लेकिन उसके बावजूद बाजार में गेहूं की कीमत अपने अब तक के रिकॉर्ड दाम 1500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है। बम्पर फसल, बम्पर बफर स्टॉक और जरूरत से ज्यादा गेहूं की मौजूदगी के बावजूद दामों में इतना उछाल होना कुछ संदेह पैदा करता है, जिसने आम आदमी तक आटे को भी 25 रुपए किलो तक पहुंचा दिया और आम आदमी के मुंह से जब भी निकलता तो सिर्फ आह ही निकलता। वहीं पिछले साल भारतीय खाद्य निगम ने एमएसपी 1080 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर 253 लाख टन से ज्यादा गेहूं की खरीद की थी। नए खरीद सीजन में सरकारी खरीद का लक्ष्य 250 लाख टन का रखा गया है। केंद्र सरकार ने गेहूं की एमएसपी में मात्र 20 रुपए की बढ़ोतरी कर भाव 1100 रुपए प्रति क्विंटल तय किए हैं। इन आंकड़ों के खेल से सीधे तौर पर एक बात सामने आती है कि सरकार, बिचौलिए और बड़े रिटेल कंपनियों को तो गेहूं सस्ते में मिलेगा, लेकिन आम आदमी तक आते आते यही गेहूं महंगा हो जाएगा। लेकिन बफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद आम आदमी का आटा गीला ही रहने की उम्मीद नजर आ रही है। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। तो सरकार कह रही है महंगाई कम हुई है, दावा किया जा रहा है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन आम जनता इस सरकारी सोच से इत्तेफाक नहीं रखती। उसके सांचे में महंगाई, कीमत, खाने पीने की चीजों की तस्वीर कुछ अलग तरीके से ही ढल करके आती है।
नहीं जी, बिल्कुल सस्ती नहीं है ये। जो भी है आप पहले 10 दिन पहले खरीद रहे थे, आप 1 महीना पहले खरीद रहे थे, वही आज की डेट में आज रेट वही है। गवर्नमेंट मार्केट में आए तो पता चले कि इसको क्या, किसी भी प्रकार से कुछ भी सस्ता नहीं है जी। अब ये पालक देख लीजिए, हरी मिर्च है 200 रुपये पाव है, प्याज है, मूली है, गाजर है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक गरीब आदमी अपने घर में बैठे खा सकता है। दालें देखो कितनी महंगी, 70-80 रुपए किलो, तो मतलब वो जो रेडी में बेचते हैं वो, तो क्या बच्चों को खिलाएंगे और क्या बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। बीते साल अर्श पर पहुंचे आलू के भाव फर्श पर आ गए हैं, लेकिन आपको फायदा नहीं मिलने वाला। जानना चाहेंगे क्यों? क्योंकि सारी मलाई तो बिचौलिए और मुनाफाखोर खा जा रहे हैं। खेतों से 1 रुपए किलो बिकने वाला आलू आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए किलो या इससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। देश भर में आलू की बम्पर पैदावार ने आलू की कीमतों को जमीन पर ला दिया है। किसानों को अब इसके रखरखाव की चिंता सताने जा रही है। कुछ सालों पहले भी आलू की बम्पर पैदावार के चलते किसानों को हजारों क्विंटल आलू फेंकने पड़े थे, क्योंकि इसका रखरखाव करना उनके बस में नहीं था। और वही वाकया दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए वो आलू को औने पौने दामों पर बेचने को भी तैयार है। बीते 1 साल के दौरान आलू की कीमतों में 25% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है, लेकिन आपकी थाली तक पहुंचते पहुंचते वही आलू इतना भारी हो जाता है कि उसकी कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। देश के कई राज्यों में आलू 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है, लेकिन अगर वही आलू आप अपने पड़ोस की सब्जी मंडी से खरीदने जाते हैं तो आपको 10 से 12 रुपए किलो मिलता है। प्याज का भी हाल कुछ ऐसा ही है। थोक में कीमत है 5 रुपए किलो, पर आपको मिल रहा है 14 से 18 रुपए किलो के भाव पर। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में फिलहाल आलू के भाव 267 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश में 310 रुपए प्रति क्विंटल, पंजाब में 270 रुपए प्रति क्विंटल, हरियाणा में 301 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। आलू कारोबारियों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में आलू के भाव 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में ये कीमत 2 से 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। बीते साल की समान अवधि के मुकाबले इन सभी राज्यों में आलू के भाव में 20 से 67% तक की गिरावट आई है। आलू की बम्पर पैदावार को देखते हुए आलू को सस्ती दरों पर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने पर विचार किया जा रहा है। देश की जरूरतों को किनारे रखकर बिचौलिए मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में है। दरअसल खाद्य पदार्थों की बम्पर पैदावार भी इसकी बढ़ती कीमतों को रोक पाने में नाकामयाब साबित हो रही है, और बेबस खड़ी जनता और किसान इस तमाशे को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते और मलाई काट रहे हैं बीच के बिचौलिए और मुनाफाखोर। बिजनेस डेस्क, इंडिया न्यूज। मेरे साथ 2 खास मेहमान श्रीराम खन्ना, आर्थिक मामलों के जानकार, और किसान नेता कृष्णवीर चौधरी मौजूद है। श्रीराम खन्ना जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या हुआ कि आज सुबह मैं घर की कुछ रद्दियां छांट रहा था और रद्दियां छांटते छांटते मुझे अपने स्कूल के जमाने का एक निबंध हाथ लग गया। वो निबंध आलू पर लिखा गया था, कुछ इस तरह का था, जरा गौर से सुनिएगा। आलू शुष्क होता है, गर्म होता है, रोटी से जल्दी पचता है, ये संपूर्ण आहार है। आलू में कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी और फास्फोरस काफी मात्रा में होता है, इसलिए इसको खाने से जिंदगी लंबी हो जाती है। ये मेरे जमाने में, बहुत छोटा मैं जब था तब निबंध मैंने लिखा था। आज का निबंध जरा सुनिएगा। आलू ने जीना मुहाल कर दिया है, जीना दुश्वार कर दिया है, ये तो जीने भी नहीं देता, ये तो 10 रुपए किलो से भी ज्यादा हो गया है, इसको न खाएं तभी बेहतर है। मेरा सवाल यह है, क्या फिर से जिंदगी पुराने वाले निबंध की ओर लौटेगी कभी? श्रीराम खन्ना जी। देखिए, जो बाजारीकरण का ये युग है, इसमें बिचौलिए जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे जब तक सरकार उन पर अंकुश नहीं लगाए। अच्छा। क्योंकि उनका काम, उनकी देवी केवल एक है, लक्ष्मी। उन्होंने पैसा कमाना है, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही है। वो कम दाम पे खरीद कर आएंगे, ज्यादा दाम पे बेचेंगे, और जब तक ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे उसकी होर्डिंग करेंगे, और मौका पाकर जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेचेंगे। लेकिन ये काम है उनका जी। और एक बात और भी समझ लें हम जी, हमेशा थोक और परचून मूल्यों में फर्क होता है, और जब कंपटीशन होता है व्यापारियों के बीच में आपस का, तो उस कंपटीशन के कारण कोई व्यापारी ज्यादा दाम नहीं चार्ज कर सकता। लेकिन फर्क इतना भी तो ना हो जाए ना खन्ना जी कि
₹1 किलो के आसपास के भाव से वो खेत से निकल रही है और ₹10 किलो हमारी थाली में पहुंचे। एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको याद होगा 11 सूत्रीय उपाय की पेशकश की गई। उसमें कहा गया राज्य गेहूं चावल की आवंटित मात्रा उठाएं, राशन प्रणाली से बांटें, 30 लाख टन गेहूं और चावल खुले बाजार में आएगा, नेफेड और एनसीसीएफ से 5 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन चावल। इस तरह के कई उपाय किए गए। उपाय कारगर क्यों नहीं होते श्री राम जी? देखिए, उपाय इसलिए कारगर नहीं होते हैं कि 9%, 8% आपका ग्रोथ अगर अगले सालों में होने वाला है तो जो इनकम्स हैं वो भी 8-10% साल में बढ़ेंगी। जब इनकम बढ़ती है एक गरीब परिवार की तो जितनी इनकम बढ़ती है उसके अनुपात में ज्यादा खर्चा वो खाने की चीजों पे करता है। और एक तो पॉपुलेशन के कारण आपकी डिमांड बढ़ रही है और एक इनकम के कारण डिमांड बढ़ रही है। अच्छा। और सप्लाई में जो एरिया है कल्टीवेशन का है वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आने वाला है और उसमें अच्छी पैदावार होगी तो थोड़ा प्रोडक्शन ज्यादा होगा जैसे इस साल होने वाला है। परंतु जो डिमांड और सप्लाई में गैप है वो बना रहने वाला है और ये बना रहने वाला है। इस कारण से आप देखोगे साल में 2-3 बार इन्फ्लेशन मतलब उफान पर उठेगी। आपका कहने का ये मतलब है कि इनकम बढ़ रही है। एक आम आदमी का प्रतिनिधि होने के नाते मैं यहां पर खड़ा हूं, अपनी बात भी रखूंगा, सरकार की बात भी रखूंगा और किसानों की बात भी कृष्णवीर चौधरी बताएंगे। देखिए खन्ना साहब, पिछले कई सालों से मैं साफ कहता हूं मेरी इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन महंगाई का दंश मैं वैसे ही झेल रहा हूं। मैं भी एक आम आदमी हूं, एक बात। दूसरी बात, सरकार की तरफ से एक खास बात आपके सामने रखना चाहूंगा। तेंदुलकर कमेटी की राय है कि भारत में गरीबी मिटाने का काम सुस्त गति से चल रहा है। किसानों के लिहाज से कृष्णवीर चौधरी जी आपसे मैं जवाब चाहूंगा, आलू और प्याज को तो ईसीए की कैटेगरी में, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की कैटेगरी में भी ला करके रखा गया, फिर भी आखिर दाम नीचे क्यों नहीं आ पा रहे? अब तो सरकार ने बाजारीकरण के दौर में बड़े बड़े रिटेल सेक्टर को ठेकेदार बना के छोड़ दिया। वो भी तो लूट मचा रहे हैं इस देश के आम आदमी का शोषण करने। और जब बड़े कारपोरेट जो है बड़े डकैती डालने के लिए दाम बढ़ाने पे चलेंगे तो आम दुकानदार भी उसी रास्ते पे चल निकला है। किसान ने पैदा कर दिया तो कौन सा अपराध कर दिया? डीजल आप महंगा कर रहे हैं, बिजली आप दे नहीं रहे हैं, नहरों में आप पानी नहीं कर पा रहे हैं, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने के लिए बजट में पैसा सरकार नहीं दे पा रही है। आखिर क्या चाहती है सरकार? और ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये देश खाद्यान्न के मामले में देश के अन्नदाताओं ने आत्मनिर्भर बना दिया। और अगर अनाज और चावल की कमी हो जाए दुर्भाग्य से इस देश में तो लुटेरे लूट मचाएंगे और सरकार इस देश को आयात पर निर्भर बना देगी। तब क्या होगा? जब डॉलरों में लूट होगी और डॉलरों के हिसाब से महंगाई बढ़ाई जाएगी। ये हालत है आज रुपए में। सरकार क्यों सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है? आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रदेश सरकार लागू करने को क्यों तैयार? आपसे मेरा अगला सवाल, चौधरी साहब आपसे ही मेरा अगला सवाल है। आपका ये कहना है कि गड़बड़ी जो है वो बड़े बड़े रिटेलर्स कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि पिछले 60 सालों में कर रहे हैं? जी सब कर रहे हैं, छोटे से लेके बड़े सब सारे लाइन पर लगे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपकी बात जी मानिए आपकी बात। लेकिन इसके अलावा आपको ये नहीं लगता कि पिछले 60 सालों में बुआई की जमीन का रकबा घट करके आधा रह गया है? एक बात। दूसरी बात यह भी कि जो सरकार है वो नकदी फसलों को ज्यादा तरजीह दे रही है बजाय दालों वगैरह को तरजीह देने के। आपको नहीं लगता? क्योंकि दाल लगभग 4 महीने 4.5 महीने होने में लगते हैं और नकदी फसल उसके मुकाबले थोड़ी जल्दी हो जाती है। और यही वो वजह है, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में दाल की ज्यादा पैदावार अब होती ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि हमने बार बार सरकार से आग्रह किया कि 60% से ज्यादा जमीन कृषि की आज भी वर्षा पर आधारित है और वर्षा पर आधारित होने की वजह से उसमें दालों के उत्पादन को बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने आज तक किसी योजना पर कोई मिशन नहीं बनाया। और आपने जो कहा है जमीन घटती जा रही है, महानगरों के आसपास की तमाम जमीन जो सड़कों के किनारे है वो सब रियल एस्टेट के बिजनेस में छीन ली जा रही है। जबरदस्ती सरकार, प्रदेश सरकारें रियल एस्टेट के बिजनेस में एसईजेड के नाम पर दलालों की भूमिका निभाकर ये सब काम कर रहे हैं। लूट मची है। किसानों को मुआवजा अगर दे रहे हैं 5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए बीघा तो उसको बेच रहे हैं 1 करोड़ से लेकर और 2 करोड़ नहीं 4 करोड़ और 5 करोड़ रुपए बीघा तक में बिक रही है। चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो आसाम के अंदर हो, चाहे आंध्र प्रदेश, जहां भी है ये पूरा रियल एस्टेट का खेल है। इससे खाद्यान्न सुरक्षा पर अभी तो असर नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में अगर सरकार का यही ढर्रा रहा तो जरूर
खाद्यान्न सुरक्षा पर नुकसान। श्रीराम खन्ना जी, एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह बात कही कि देश में लगभग 6 करोड़ हेक्टेयर भूमि आज भी बेकार पड़ी हुई है। यहां पर किसानों के लिहाज से बेहतर सॉल्यूशन आपके नजरिए से क्या हो सकता है? देखिए, जहां भी भूमि बेकार पड़ी हुई है उसके लिए सरकारी योजनाएं चल रही हैं। वेस्टलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हाँ। और वैसे भी कृषि जो है वो प्रदेश का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो केंद्रीय सरकार डायरेक्टली उसके ऊपर असर नहीं डाल सकती। अब नीति ऐसी बना सकती है जिससे कि प्रदेश सरकार के साथ मिलके हर प्रदेश में भूमि की उपजाऊ बनाने के लिए, नई भूमि को कृषि में लाने के लिए लैंड डेवलपमेंट के या इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स को चलाए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रिज्यूवनेशन की जरूरत है। लिबरलाइजेशन और डेवलपमेंट जो बाकी जगह आया है वो कृषि क्षेत्र को अछूता रख कर गया है। तो आने वाले समय में यदि कृषि में हमने सुधार नहीं लाया। साथ रोक रहा हूं, वक्त की कमी है। खन्ना साहब, कृष्णवीर चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए। चंद्रशेखर सरकार के समय में कहा जाता है जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, मुद्रास्फीति लगभग 16.8% के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे लेकर के आए थे आर्थिक सुधारों के जनक प्रधानमंत्री मौजूदा मनमोहन सिंह। लेकिन इस चर्चा का लबबलुआ नतीजा यह निकला, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सोच पैदा होनी चाहिए, ठीकरा एक दूसरे के सिर नहीं फोड़ा जाना चाहिए और याद रखा जाना चाहिए। चौथी और सबसे बड़ी बात कि देश की 60% आबादी किसानों पर, अन्नदाता पर निर्भर है, तो किसानों की बेहतरी ही बहुत कुछ कर सकती है। मैं निकलता हूं इस किचन के बाहर, आप मुझे इजाजत दीजिए। थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।